हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ना पॉलिटी का ये वाला सेक्शन कर रहे हैं हम, अटॉर्नी जनरल वाला। कैग जिसको बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल एंड कैग दोनों इसमें साथ है। और इससे पहले वाली वीडियो भी बनाया हुआ है, बस रिकॉर्ड करके रखा हुआ हो सकता है टाइम मिले मैं डाल दूंगा। पर मैं मेरा जैसे कि स्टाइल है कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और सारा चीज़ आपको समझाते हुए चलूंगा, फिर क्वेश्चन देखूंगा और फिर एनालिसिस करूंगा सारे क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट है, और रिपीटेड क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करूंगा और आप भी जल्दी जल्दी उसको हटाते जाना सामने से। ठीक, चलो चालू करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, और आर्टिकल 76 का एक में दिया गया है। ठीक, पढ़ते हैं पूरा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑफिसर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, पर्सन जो क्वालिफाई होता है अपॉइंट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज तक जज बनने के काबिल होता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्षेत्र एक में है ये इसका पद दिया हुआ है। शैल बी द ड्यूटी ऑफ इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल का ये ड्यूटी होता है कि वो एडवाइस करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे, एंड परफॉर्म करे ऐसा सच टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड लीगल कैरेक्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड परफॉर्म एट असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक, और 76 का 2 में दिया गया, सारा आर्टिकल इसी में दिया है, एक ही आर्टिकल इसका दिया गया 76, और इसी में सारा दे दिया गया इसका। और ये 76 का 2 में ये दिया गया था, आप जो पढ़े हैं अभी ऊपर वाला, ये चीज़ इसमें 76 का 2 में दिया गया है। आगे जो पढ़ेंगे ये 76 का 3 में होगा। ठीक, तो ये क्या है, द परफॉर्म ऑफ 2 में एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया गया था। इसको ड्यूटी परफॉर्म करना होता है, एडवाइस करना होता है गवर्नमेंट को। और ये ऐसे करके 1 2 3 करके ऐसे पूछता है। ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। और इसका ये अदर ड्यूटीज ऑफ द लीगल कैरेक्टर एंड एंड टाइम टू टाइम ये रिफर करता है साइन टू हिम द प्रेसिडेंट। ठीक, एक में क्या था इसका, एक में फिर से देख ले, इसका अपॉइंटमेंट था एक में। ठीक, और क्वालिफिकेशन एक में, और ये 2 में किसका काम था। 3 में देखते क्या है, परफॉर्म ऑफ द ड्यूटी, ड्यूटी अपना परफॉर्म करता है अटॉर्नी जनरल शैल बी द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दुनिया भारत के कोई भी कोर्ट में ये जा सकता है और यहाँ का ऑडियंस बन सकता है। इसको राइट है ऑडियंस बनने का। ये 3 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। 76 का 3 में ये चीज़ दिया गया है। और 76 का 4 में क्या दिया गया ये पढ़ते हैं। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है? प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक। उसको जो खराब लगे या फिर हटा दिया जाता है। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट किस पे काम करता है, मतलब प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल को खराब लगे उसके, तब ये रिकमेंड करेगा प्राइम प्रेसिडेंट को, फिर वो हटा देगा। समझ गए, अल्टीमेट पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। तो shall receive such remuneration as the president may determine and conduct of the government business। ठीक, ये 4 में दिया गया है। उसके बाद देखो आगे देता है, he has the right to speak and to take part of in the proceedings of the both the house of the parliament and the joint sitting but without the right of vote। ये और ये कब कहाँ दिया गया है आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल में ये चीज़ लिखा गया है कि ये जो है भाग ले सकता है दोनों पार्लियामेंट के सेशन में, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता है। ठीक, नहीं, लेकिन उसके सीटिंग में भाग ले सकता है। ही इंजॉयज द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल एज ए मैटर ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू 165 का 1 में दिया गया। अब देखो अटॉर्नी जनरल हो गया। अब ये अकॉर्डिंग टू एक इसमें एडवोकेट जनरल के बारे में बताएगा। 165 का 1 में है कि गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल द अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड द अपॉइंटमेंट एज द, इसे हाई कोर्ट के जज के बराबर इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये अपॉइंट करता है 165 का 1 में। और ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को लीगल मैटर में। ठीक, सेम और जिसका काम अटॉर्नी जनरल का होता है वैसे एडवोकेट जनरल का होता है। पहला लीगल एडवाइजर होता है स्टेट का। ठीक, शैल होल्ड ऑफिस एंड ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ प्रेसिडेंट था, यहाँ गवर्नर है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148 के बारे में बोलते हैं, सेल देयर भी। अब देखो क्या के बारे में आ गया। अब ये क्या के बारे में है, अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल देख दिए। अब एक क्या के बारे में, सेल भी एक कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है एक इंडिया की, ये याद करो आप। हु शैल बी द अपॉइंटेड बाय द president and shall only be removed from office in the manner on the ground of the judge of the supreme court। ठीक, एक बार फिर से समझो इसको। comptroller and auditor general of India who shall be appointed by the president and shall only be removed
फ्रॉम ऑफिस इन मैनर और इन ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाया जाता है, इम्पीच किया जाता है, वैसे उसी ग्राउंड पे इसको हटाया जाएगा। बाकी कोई ग्राउंड पे इसको नहीं हटा सकते हो आप। तो ये जो कैग होता है, शेल नॉट बी एलिजिबल टू फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट ही हैज सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। आर्टिकल 148 का ये 4 में कहता है कि कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल शेल नॉट बी एलिजिबल टू फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर द, ये देख लेना आप, ही होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। जनरली 6 ईयर होता है अप टू द 65, 6 साल या 65, ऐसे याद रखो, 6/65, या तो 6 साल जो पहले हो जाए कैग का, ठीक। ही कैन बी removed by the president on the basis of the resolution passed on the effect by the both the houses of the parliament with a special majority at each of the ground of the proved misbehavior and incapacity। मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज को इसी बिहेवियर पर हटाया जाता है ना, दोनों हाउस से पास किया जाता है, फिर प्रेसिडेंट का साइन हट जाता है। और ये गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का, और कंट्रोल्स द, ये इंपॉर्टेंट रखना, ब्लैक अक्षर में लिखा है ना, ये पूछता है, controls the entire financial system of the country at both of the levels, the in center and the state। दोनों का ये फाइनेंशियल स्टेटस रखता है। कॉल्ड ईयर एंड आई कहा जाता है इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का ईयर एंड आई कहा जाता है। ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट एंड सेल टर्न प्लेस फ्रॉम बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। 151 में एक दिया है कि ये रिपोर्ट करेगा, अपना रिपोर्ट देगा, ये प्रेसिडेंट के पास देता है, फिर गवर्नर के पास देता है स्टेट का। ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट टू गवर्नर के पास देगा। और ये दिया हुआ है 151 का 2 में, 151 का 1 प्रेसिडेंट के पास, 151 का 2 स्टेट के पास। अम्बेडकर जी कहा था कि ये कैग जो है, ये शैल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कैग जो है, इसका ड्यूटी, पावर, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट केम इनटू फोर्स इन इफेक्ट इन 1971 से इसका ये सब ड्यूटी, पावर या ये सब कंडीशन, ये सब डिफाइन किया गया। दिस एक्ट आज अमेंडेड 1976 में, इसको फिर अमेंड किया गया 71 बल्कि 76। सेपरेशन ऑफ, फॉर द सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट, ठीक, अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट द कैग सबमिट 3, 76 में अलग कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट से अलग कर दिया अकाउंट को, 76 में, याद रखिएगा। कैग सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल पे ये देता है, ऑडिट रिपोर्ट देता है ऑन फाइनेंस अकाउंट्स पे, और ये ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पे। 3 चीज़ का ये अकाउंट्स देता है। देखो ये ऑडिट, अब ऑडिट, ऑडिट से इसको अलग कर दिया गया, तो अकाउंट्स पे काम करता है। और कौन सा अकाउंट्स काम करता है? 3 तरह का, ये अप्रोप्रिएशन बिल, और ये फिर ऑडिट रिपोर्ट देता है फाइनेंस अकाउंट पे और पब्लिक अंडरटेकिंग पे। पब्लिक अंडरटेकिंग, फाइनेंस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन बिल, 3 तरह के अकाउंट को ऑडिट करता है, ठीक। और ये प्रेसिडेंट लेज दीज रिपोर्ट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आफ्टर दिस द पब्लिक अकाउंट कमिटी इसको एग्जामिन करता है, उसके बाद रिपोर्ट को इसके फाइंडिंग्स को पार्लियामेंट में रखता है। आप समझ गए। अब जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करीब 45 क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ तक तो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करूँगा, रिपीटेड क्वेश्चन जल्दी करूँगा एज पर आई एंड डिस्क्लेमर एट द फर्स्ट टाइम। एडवाइस, हु एडवाइज द गवर्नमेंट, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स? ऑफ कोर्स, हटाओ 76। ऐसे ही मैं करूँगा, अब जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट है उसको घेरा लगाऊंगा, आगे बढ़। अटॉर्नी जनरल एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को लीगल मैटर पे, उसका ड्यूटी लीगल, उसका ड्यूटी है ये लीगल कैरेक्टर देखना। ये जो है पहला लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक वो उससे खुश हैं, आई मीन जब तक उसको सही लगे। और अपॉइंट एंड इसको ये जो अपॉइंट होता है, और ये फिर क्वालिफाई होता है, जज की तरह क्वालिफाई होता है, और इसको हटाया भी जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज हटता है उस तरह से इसको हटाया जाता है। उसके बाद देखो, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज और ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। यहाँ क्या पढ़ दिया हम?
कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था। यहाँ कैग नहीं है, ये तो कैग है ना। एजी पढ़ना है, एजी प्रेसिडेंट। इसका तो 6 या 65 पढ़े थे ना हम लोग, 6 या 65, ये दोनों में जो पहले हो जाए। ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रखता है। चीफ इलेक्शन कमीशन, इसका भी टाइम लिमिट है, इसका भी टाइम लिमिट है, पर ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक चलता है। उसके बाद आगे देखो, हु हाउ इज द एजी ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट होता है? बाय द प्रेसिडेंट। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, आप देख लिए प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हु amongst the following is considered to be the फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? एजी। नेक्स्ट देखो, हु हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सेम क्वेश्चन। एक सेकेंड में इसको, ठीक ना, अब जल्दी जल्दी होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट देखना है, द चीफ लीगल द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। आगे देखो, ऐसा हो क्यों रहा है ये बार बार। हम देखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार इसको ना रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ठीक, अब देखो, अब सही चलेगा ये। अटॉर्नी जनरल जो होता है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, अपना ड्यूटी करता है ये। अटॉर्नी जनरल शैल बी द राइट टू ऑडियंस द ऑल द कोर्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सारे कोर्ट में अटॉर्नी जनरल बनता है, ये कोर्ट में ये ऑडियंस बन सकता है। आगे देखना, कंसीडर करना है अटॉर्नी जनरल के बारे में। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज द रिक्वायर्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस। ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ द आइदर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेंबर नहीं रहता ये। ही कैन बी द रिमूव बाय द इम्पीचमेंट ऑफ बाय पार्लियामेंट, हाँ ये इम्पीचमेंट ही किया जाता है, बट एज पर द सुप्रीम कोर्ट का जज जैसा। ठीक, लेकिन यहाँ दिया है कैन बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, इम्पीच ही किया जाता है ना। लेकिन याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच नहीं किया जाता, उसको हटाया जाता है। इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के लिए लगता है। ये थोड़ा सा और लग रहा है, और यहाँ दिया भी है। चलो देखते हैं आगे, इसका पढ़ते हैं ये। आर्टिकल 88 में ये दिया गया है, ये पूछा था मैं आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है डील करता है कि राइट्स ऑफ द मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल इज द रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। एवरी मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया का, वो शैल हैव द राइट टू स्पीक इन, अदरवाइज दे टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस, एंड ज्वाइंट सिटिंग में भी जा सकता है, और कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग में भी वो भाग ले सकता है। नंबर शैल नॉट बी द वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल इंटाइटल टू वोट, लेकिन वोट वही हाउस में करेगा जिसका वो मेंबर है। अटॉर्नी जनरल तो मेंबर नहीं होता है किसी हाउस का, तो वो वोट नहीं कर सकता कोई हाउस में। प्रेसिडेंशियल अपॉइंट, एक पर्सन अपॉइंट करता है क्वालिफाइड, जो जज के बराबर होता है, वो अटॉर्नी जनरल बनता है, उसको हटाया जाता है प्रेसिडेंट के ही द्वारा। ठीक, आप समझ लिए। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग असाइनमेंट, अटॉर्नी जनरल के बारे में ही कुछ दिया गया है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक पर्सन को जो जज के बराबर, सही है। अटॉर्नी जनरल जो ये रिसीव करता है ये रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन
नहीं, सब फिर से पढ़ो। अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिनोमेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। जितना पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है उतना ये पैसा लेता है क्या? हाँ, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक दिया गया है, तो ये होगा, ये सही नहीं है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसका क्या। अटॉर्नी जनरल जो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, क्वालिफाई होता है जज के बराबर। और अटॉर्नी जनरल ये आर्टिकल 1 में दिया गया, ये सब बातें। ये लॉ ऑफिसर है और जज के बराबर इसका क्वालिफाई है। अटॉर्नी जनरल जो है होल्ड करता है ऑफिस प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये 4 में दिया गया है। और ये अपना रिनोमेशन प्राप्त करता है एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता है इसका रिनोमेशन या वेतन, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग द मेंबर द अटॉर्नी जनरल, and who which officer of the government of India has right to take part of the proceeding with the same not a member, तो यही होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एक नॉन मेंबर होते हुए भी। और ये वाइस प्रेसिडेंट, देर इज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट इन द गिवन ऑप्शन दैट ही ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी द आंसर हो सकता है। हाउएवर इन द मेंशन दैट रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा इज अंडर कंसिडरेशन। कहता है हाउएवर इफ द मोशन ऑफ द रिमूव, अगर मोशन चल रहा है रिमूव मोशन में वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं रह जाता है, वो चेयरमैन नहीं बनता है। अंडर कंसिडर इन द हाउस, तो ये कह सकते हैं कि उस टाइम ये मेंबर नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट डजंट रिमेन एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और एट द टाइम जब उसको हटाने का प्रोसेस चलता है तो वो चेयरमैन नहीं रहता है, यही इसमें लिखा गया है। ड्यूरिंग दिस टाइम ही कैन बी ए पार्ट ऑफ द हाउस एंड इन दिस कंटेक्स्ट ही कैन स्पीक इन द हाउस, और वह कंटेक्स्ट में वो स्पीक कर सकता है। इन इट इज ए मैटर, जो कितना बारीकी से लिखा गया है। It is a matter of the participation in the proceedings of both the House of the Parliament. Attorney General will be there because the Vice President participate only in the Rajya Sabha, not in Lok Sabha. Who among the following has the right to speak and otherwise take part of the proceedings of the either House of the Parliament and member as to be a member of any parliamentary committee but not entitled to vote? तो ये सेम हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा ये चीजें। Who among the following can participate in the proceedings of the both the house, सेम क्वेश्चन बार बार दिया है। as the non-member as a non-member who can participate in the proceeding either of the parliament और चीफ इलेक्शन कमीशन, नहीं ऐसे थोड़ी है, ए और सी, मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट ये नॉन मेंबर होता है लेकिन पार्टिसिपेट करता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोसीडिंग्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट, किसके पास है राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? क्या जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशन, नेशनल सेक्रेटरी, ये है। हुए अमंग द फॉलोइंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, इसके बारे में पूछा है, पार्ट ले सकता है क्या लोकसभा में? हाँ। मेंबर होता है क्या कमेटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के कमेटी का मेंबर ये हो सकता है क्या? अगर वो मेंबर है तो कमेटी अगर जब बनता है तो उसका मेंबर हो सकता है ये, ठीक। स्पीक इन लोकसभा, ये तो है ही 88 में दिया गया है। एंड वोट इन द, नहीं ये नहीं है, लोग वोट कहीं नहीं कर सकता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक तरह से ये एडवोकेट जनरल होता है, हाँ सॉरी अटॉर्नी जनरल होता है और राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल आप बोलोगे तो उसकी सहायता में होता है ये क्या होता है, ये एक लीगल एडवाइजर होता है। सॉलिसिटर जनरल एक लीगल एडवाइजर होता है इंडिया का। इसके बारे में पढ़ो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक सबऑर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल का, उसका सहायता करने के लिए। ये जो है ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होता है देश का और असिस्ट करता है एजी को, एंड हिमसेल्फ असिस्टेड बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। सॉलिसिटर जनरल के लिए कुछ खास आर्टिकल नहीं दिया है अपना अपना संविधान में, ठीक। और ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक तरह से एक लीगल एडवाइजर है जो पहले दिया है। हु एडवाइज द
स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लीगल मैटर्स, तो ये एडवोकेट जनरल होता है। ही इट हैज़ द ड्यूटी टू एडवोकेट जनरल, ये एडवाइस करता है। और 165 का ये दो में दिया गया, 165 का एक में इसका तो ये दिया गया है, इसका पद दिया गया है। और दो में ये खुद इसका देखो, ये एक एक दिया है ना, तो ये स्टेट के पास अपॉइंट करता है इसको, गवर्नर अपॉइंट करता है, इस बात को दिया गया है। और इसका ड्यूटी क्या है, ये दो में दिया गया है, एक में अपॉइंटमेंट, दो में ड्यूटी दिया गया है। और तीन में दिया गया है कि ये जो है अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ना प्लीजर ऑफ गवर्नर, क्योंकि ये राज्य की बात चल रही है। फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नर, गवर्नमेंट का पहला लीगल ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल। 165 का एक दो तीन समझ गए। एक में उसका पद दिया गया है, दो में दिया गया है कि उसका ड्यूटी क्या है, तीन में दिया गया है प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, 165 में हम देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो तुरंत पढ़े अपना लोग, एडवोकेट जनरल होता है, बार बार क्वेश्चन वही देता है, लीगल एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट। पुट्टन एडोटर जनरल क्या के बारे में दिया गया, अपॉइंट इसको कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है इसको अपॉइंट। और लेकिन इसका टर्म फिक्स है, 148 एक में देखो ये सारा दिया गया, ये अपना संविधान में ये दिया गया है, ये इसका पद, और जो कि ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और ये अंडर हिज हैंड सील एंड शैल ओनली द रिमूव फ्रॉम ऑफिस लाइक ए मैनर ग्राउंड ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको भी और एजी को भी, दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार ही हटाया जा सकता है, उसी के मैनर में। कैग जो है था, ये ऑडिट करता है ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सबमिट करता है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। ये ऑडिट करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट का भी, और सबमिट करता है गवर्नर को। जैसे कि 151 का एक में देखे थे कि ये सेंटर को, सेंटर का ये प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट देता है, और दो में देखे थे ये गवर्नर के पास रिपोर्ट देता है। फिर अंडर विच ऑफ द आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, ये कैग के बारे में अपॉइंटमेंट का दिया गया है। तो इसमें 148 से चालू होता है 151 तक, तो पहला अपॉइंटमेंट के बारे में ही है। इसका रिपोर्ट जो है और ये रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ द यूनियन के बारे में जो रिपोर्ट है, ये सबमिट करता है फर्स्ट टू व्हिच ऑफ द परसेंट, तो कहाँ ये करता है, तो आपको जैसे बताया 151 का एक के अनुसार ये प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट देता है। और ये जो है अपना क्रिएटेड है ये ऑफिस, इसका क्रिएटेड जो ऑफिस है, कैग का जो ऑफिस क्रिएट हुआ है, ये जो है आउट एंड एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, तो भाई आर्टिकल दिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना होगा। तो टेन्योर ऑफ कैग इंडिया कितना साल, या तो 6 साल या तो 65 साल, 6 या 65। ठीक, कैग के ये हुआ है। 148 का तीन में दिया गया, एक में तो आप देख लिए क्या ऑफिस दिया था, तीन में इसका दिया है ये 6 साल या 65, ये याद रखो। और सर्विस दिया गया है कैग के बारे में, और डिटरमाइन करता है। और ये कैग जो है अपना ऑफिस होल्ड करता है 6 साल के लिए, अटेंड करता है ये 65 साल, 6 साल या 65 साल, तीन में दिया गया कैग का, 148 का तीन में। और कैग ड्यूटी पावर एंड कंडीशन 71 में आया था, और 76 में इसको अलग कर दिया गया था ऑडिट करने से। ठीक, ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अकॉर्डिंग अबाउट द कंप्यूटर, ये क्या के बारे में कौन सा सही नहीं है। क्या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, इसका सैलरी क्या इक्वल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, इसको देखना होगा। और ये डी, ये जो है रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ये गलत है, बाकी सब सही है। ये डिस्क्वालीफाई होता है गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। क्या काम नहीं कर सकता है कोई भी अपना रिटायरमेंट के बाद। ठीक, टू दी है ना, हाँ। और इसका सैलरी जो इक्वल होता है जज के बराबर, और उसको हटाया भी जाता है जज के प्रोसेस द्वारा। ये देखो इसके सारा है दिया है, सारा पढ़ते हैं देखो इसके बारे में। 148 का एक में क्या दिया है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो कैग है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसको हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाते हैं उसके अनुसार। लेकिन शेड्यूल 2 ऑफ पार्ट 12 में ये दिया गया है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 3 कंप्यूटर एडिटर जनरल का ड्यूटी पावर
आप सीधा याद रखो, एक एक्ट आया था 1971 में, इसके द्वारा इसके ड्यूटी, पावर और कंडीशन ऑफ सर्विस को डिफाइन किया गया था। एंड सैलरी ऑफ द क्या जो होता है, ये इंडिया का इक्वल होता है जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट का। और 148 का 4 का बात कर रहा है अगर, तो इसमें कैग जो है नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलिजिबल, मतलब 4 के बाद है कि अगर तुम रिटायर हो गए तो इसको कोई ऑफिस नहीं होल्ड करना है बाद में, रिटायरमेंट के बाद। ये पूरा का पूरा रिटायर ही हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बाद, ये पूरा का पूरा रिटायर हो जाता है 4 में। ठीक। 3 में क्या था, ये कंडीशन दिया है कि ये जो है डिटरमाइंड बाय सैलरी, 3 में सैलरी दिया है। 4 में दिया है कि आप 148 का 1 में देखो, 148 का 1 में दिया है कि ये जो है अपॉइंटमेंट इसका होता है, अपॉइंटमेंट 1 में अपॉइंटमेंट दिया, यहाँ लिख देते हैं। 1 में 148 का बात हो रहा है, अपॉइंटमेंट दिया है। उसके बाद 2 में दिया है, 2 का पता नहीं चला, 3 में तो अभी देखे हम, तो इसका सैलरी दिया हुआ है। और 4 में दिया हुआ है कि इसको मतलब हटाया जो जाएगा, नहीं इसका जो रिटायरमेंट होगा उसके बाद वो कोई ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, नो ऑफिस। 4 में नो ऑफिस होल्ड करना, नो ऑफिस। आप 2 में बताओ कि क्या था। ठीक, ये तो आगे देख ही लेंगे कहीं। आपको याद हो गया, देख लिया। और ये कंप्यूटर, ये जो क्या होता है इंडिया का, कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस लाइक ए मैनर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा इसका ड्यूटी नहीं है क्या का, ये क्या ऑडिट करता है, ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ भाई, ये ऑडिट तो करता है, ऑडिट करता है, रिपोर्ट करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑडिट करता है, ऑडिट रिपोर्ट करता है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग लॉस। ये देखना पड़ेगा आखिर इसका आंसर क्या है। डी नंबर इसका काम नहीं है, बाकी सारा इसका काम है। क्या काम नहीं है इसका, क्या ये कंट्रोल करता है रेसिडेंट इशू ऑफ द पब्लिक मनी एंड इंश्योर करता है पब्लिक रेवेन्यू टू लॉज इन द एक्सचेकर, कुछ अलग ही लैंग्वेज इसका है, तो ये काम इसका नहीं है। बाकी ऑडिट करता है ये ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर, प्रॉफिट लॉस, ऑडिट रिपोर्ट एक्सपेंडिचर एंड कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, ये सब को, कंसोलिडेट फंड एंड कंटिजेंसी दोनों को, ये याद रखो। और ये मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे दिया गया है, पूरा का पूरा कैग के बारे में दिया गया। तो जल्दी से हम पढ़ेंगे क्या दिया गया है। ये कैग जो है ये हेड होता है, हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट का जो हेड होता है डिपार्टमेंट का, और ये ऑडिट करता है, ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल 141 से 51 तक इसके बारे में दिया गया है। ड्यूटीज और ये पावर एंड कंडीशन ऑफिस, ये 71 का जो एक्ट आया था, कैग कैग एक्ट 71, इसे याद रखिए। इसमें इसके डिफिनीशन हुआ था, ये सब डिफाइन हुआ था। इसका जो ड्यूटी है कैग का, ये क्या सब है देखो, ये मेन ड्यूटी देखते हैं। और ये जो है यूनियन और स्टेट का अकाउंट को ऑडिट करता है, कंसोलिडेट फंड। फिर देखिए इसका नाम काम है ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी, इन दोनों को फिर ये ऑडिट करता है। दो चीज हो गया, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और सब्सिडरी अकाउंट केप्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर लॉस प्रॉफिट, ये सब चीज को जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इसको ये ऑडिट करता है। अकाउंट ऑफ स्टोर स्टॉक केप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का और या फिर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या फिर स्टेच्यू, ऑडिट करता है क्या, स्टोर स्टॉक एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है सब चीज को ये ऑडिट करता है। फिर ये ऑथराइज एंड एम्बॉडी सब्सिक्वेंटली फाइनेंस फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, ऑथोरिटीज एंड बॉडीज सब्सिक्वेंटली फाइनेंस्ड फ्रॉम, इसको फाइनेंस किया जाता है
कंसोलिडेट फंड ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स के द्वारा एनी बॉडी और अथॉरिटी इवन द नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको ऑडिट करता है अकाउंट ऑफ बॉडी एंड अथॉरिटी रिसीव लोन्स एंड ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये इसका काम है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया गया, दो स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है वो चुनना है हमें। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कैग टू ऑडिट रिसीट एंड पेबल इनटू द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये जो है कैग, ये अथॉरिटी है इसके पास की ऑडिट करने का, रिपोर्ट करने का अकाउंट को, जो स्टोर और स्टॉक एंड कैप्ट एनी अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ द, दोनों भाई सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ये कैग के बारे में दिया गया है। ये 2012 ISP का है क्वेश्चन, हमको पढ़ना है जल्दी से। ये देखिए, इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग द पब्लिक फंड आर यूज्ड efficiently and for the intended purpose, what is the importance of the कैग। कैग का इम्पोर्टेंस पूछा है, किसके अलावा। इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग द पब्लिक फंड, पब्लिक का फंड अच्छे से यूज हो और अच्छे पर्पस के लिए, और इसके अलावा क्या काम है। कैग एक्सरसाइज करता है एक्सचेकर कंट्रोल बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी है। भाई ये समझ में थोड़ा ऊपर जा रहा है, देख लेंगे बाद में इसको। कैग रिपोर्ट करता है execution of the project and programs by the ministry are discussed by the PAC। PAC के बारे में तो रिपोर्ट करता है, ये मैं सही मानते हैं हम। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट का जो होता है, ये यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको यूज करता है क्या, टू प्रेस चार्ज अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड लॉ। ये हाँ ये सही है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यही तो रिपोर्ट यूज करके बोलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे लगता है ये सही है। वाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड, आपको पूरा कभी भी भरोसा नहीं होगा ये सब क्वेश्चन में कि सही है, आपको थोड़ा इंस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, या फिर आप पढ़े हैं पूरे अच्छे तरीके से तभी होगा। तो वनडे एग्जाम के लिए यही तो आपको ये सब थोड़ा लगाना पड़ेगा, या तो आप यूपीएससी का तैयारी करें हैं अच्छे से तभी आप कर पाइएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा इंस्टिंक्ट लगाइए, क्या ऐसा हो सकता है। मैं गलत हो भी सकता हूँ यहाँ, पता नहीं, लेकिन देखेंगे कि क्या होता है आंसर। वाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, जानते हैं कि कंपनी का ये ऑडिट करता था, तो क्या ये सर्टेन जुडिशियल पावर ऑफ, क्या ये इसके पास जुडिशियल पावर है कि ये प्रोसिक्यूट करे हु वायलेट द लॉ। इसके पास ऐसा पावर है जुडिशियल पावर कि ये लॉ मतलब वायलेट करे, जो उसको पनिश करे, मुझे नहीं लगता। तो ये 2 3 तो सही है, 2 3 तो आ गया। क्या 1 2 3 देखे हैं कहीं पे, तो मुझे लगता है सी ही होगा। देख लेते हैं, सी देखा, देखो ऐसे लगाना पड़ेगा आपको। एक में क्या गलती था पता नहीं, देख लेते हैं फिर से। क्या केक एक्सरसाइज करता है चेक कंट्रोल ऑफ लोन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी। तो ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं थे हम, जो यहाँ जो पढ़ाए थे इमरजेंसी के बारे में, तो इसलिए थोड़ा मुझे शक हो रहा था, इसलिए मैं छोड़ दिया था इसे, वरना दिया रहा था। कंप्यूटर ये जो कैग होता है, इसके पास ऑथोरिटी है, एक एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है 48 द्वारा। ये ऑडिट करता है रिपोर्ट एंड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को, वही बार बार दिया है। The ultimate responsibility of taking due action on the comment of the ultimate responsibility of taking due action on the comment of the CAG waste with ultimate responsibility of taking due action on the comments of the ये जो कमेंट करता है क्या, तो इसका अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाता है। तो ये अपना जो अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास तो देता है, लेकिन प्रेसिडेंट अंतिम में ये पार्लियामेंट के पास देता है। तो अंतिम रूप से अल्टीमेटली पूछा है, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के पास जाता है कि इसके रिपोर्ट को क्या किया जाए, कितना सही कितना गलत, या फिर आगे इसके
जो भी इसका प्रोसेस हो तो पार्लियामेंट के पास जाता है, इतना तो पता है मुझे। पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड वो ये चीज़ दिया है ना क्या के जनरल रिपोर्ट के बारे में। और पीएसी ऑफ पीएसी ऑफ पार्लियामेंट फिर इसको डिबेट करता है, एक कमेटी बनता है और इसको डिबेट करता है। इसके रिपोर्ट को 151 का एक में जो रिपोर्ट ये देता है ऑडिट रिपोर्ट और रिपोर्ट टू द कैग और जो फिर रिलेटिंग टू द अकाउंट है वही दिया गया है। Who among us the following attend the meeting of the PSC of the parliament? Who among the following the attend the meeting of the PSC? PSC का मीटिंग कौन अटेंड करता है? तो सी नंबर के नहीं समझ में आया। Who among the following attend the meeting of the PSC of the parliament? अच्छा, इसके PSC मीटिंग में ये भी होता है, ये मीटिंग अटेंड करता है CAG। ठीक, CAG का रिपोर्ट पढ़ा जाता है और ये भी उस मीटिंग में होता है, ये मतलब है इसका। कैग जो है ये अटेंड करता है मीटिंग पीएससी का, पार्लियामेंट जो बनाता है। आर्टिकल 149 में ये प्रिस्क्राइब किया गया, 148 से चालू होता है, 149 के बारे में बोल रहा है कि इसका ड्यूटी के बारे में दिया गया है, पावर के बारे में दिया गया है जो 71 में डिफाइन हुआ था, 1971 में। और 35 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट। ड्यूटी तो आप जानते हैं कि 149 में है। ये कैग जो होता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये कैन बी रिमूव्ड, तो ये जज के द्वारा, तो ये डी बराबर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा थोड़ी ना होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटता है, दोनों हाउस के पास होना चाहिए फिर प्रेसिडेंट का साइन तब हटता है, ऐसा कुछ होता है, पर ऐसे तो नहीं होता है। देखिए 148 का एक में दिया है गया है कि हमारे पास एक कैग है अपना संविधान में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और सील मोहर ऐसा कुछ दिया है। और 124 का 4, 124 मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ निर्वाचन का आ गया कि इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन के बारे में आ जाता है। 124 के 4 में दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जज ऑफ द, नहीं 124 को तो सुप्रीम कोर्ट आता है ना, 124 सुप्रीम कोर्ट आ गया। 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द Supreme Court shall not be removed from the office except by the order of the President passed after the address of the each house of the President support by the majority of the। तो वही है कि दोनों हाउस मेजोरिटी से पास होगा फिर प्रेसिडेंट का साइन होगा तब हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो 124 में 4 में जज को हटाने का जो प्रोसेस है वो दिया है और 1/3 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, उससे पास होना चाहिए प्रेजेंटेड वोटिंग, वही सब दिया है। तो उसी अनुसार ये भी हटता है, तो इसका ये मतलब है वही चीज़ जो आपको बताया था। तो ये क्या है जो इंडिया का, ये इट इज़ द फ्रेंड एंड गाइड ऑफ किसका, एस्टिमेट कमेटी या पब्लिक अकाउंट कमेटी? पब्लिक अकाउंट पीएससी का, क्या पीएससी का मीटिंग में बैठता है और ये फ्रेंड एंड गाइड होता है, फ्रेंड एंड फिलोसफर ये सब बोला जाता है इसको। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्रीज appear before the PSC when examining the account and audit of the minister। क्या जो होता है ये फ्रेंड एंड फिलोसफर एंड गाइड होता है पीएससी का, अटेंड करता है मीटिंग पीएससी का एंड डिलिब्रेशंस असिस्ट करता है ये। और पीएससी के बारे में है कि ये इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करता है, पीएससी ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करता है रिपोर्ट ऑफ द कैग का, वही ना पीएससी स्क्रूटनाइज करता है रिपोर्ट को। ये जो कैग का अमेंडमेंट आता है, अमेंडमेंट टू कैग, इसके 72 में जो हुआ था ये सेपरेट किया गया था अकाउंट्स फ्रॉम द ऑडिट, अकाउंट को ऑडिट से अलग किया गया था एंड रिसीव द कैग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द अकाउंट, तो ये 76 में किया गया था। तो ये अमेंड हुआ था कैग के ड्यूटी प्रिवेंशन 71 में और ये ऑडिट करता है रिपोर्ट, सेम वही बात है। 40 में है एडवोकेट जनरल ऑफ, एडवोकेट जनरल मतलब ये राज वाला जो था स्टेट वाला, एजी नहीं, ये एजी नहीं, एडवोकेट जनरल नहीं, नहीं अटॉर्नी जनरल नहीं, ये एडवोकेट जनरल का बात हो रहा है, आप समझ में आया। स्टेट वही इसका सबऑर्डिनेटरी नीचे वाला भाग जो होता है एडवोकेट जनरल स्टेट का। इंडिया अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, गलत, इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा
रिकमेंडेशन गवर्नर अपॉइंट प्रेसिडेंट। नहीं भाई, इसको ना अपॉइंट भी गवर्नर करता है ना, अपॉइंट गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता है। समझ में आया? तो ये गलत है। ऑप्शन भी देखो ना, डी है। तो ये गलत है, ये भी गलत है। देख लेते हैं इसको। प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, ये कौन सा कोड है? हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवर्क, अच्छा है ये क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट जो होता है ये ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। देखिए, हाई कोर्ट के पास तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या फिर ओरिजिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं होता इसके पास, ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इन इंडिया एडवोकेट जनरल ए लीगल ऑफिसर होता है स्टेट का, और ये पहला ऑफिसर होता है स्टेट का लीगल ऑफिसर। ये क्रिएट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, कोरस्पोंडिंग, ये कोरस्पॉन्ड्स टू द एजी एट द यूनियन लेवल। और ये जो होता है एजी एडवोकेट जनरल, ये स्टेट का जो है, ये आर्टिकल 165 में अपना दिया गया है। ये अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये आर्टिकल 177 एम्पावर्स हिम, 165 से चालू होता है, तो 177 में इसको एम्पावर दिया गया है। ये बोल सकता है और पार्ट ले सकता है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड नॉट ट्राई टू वोट ऑन इट। लेजिस्लेचर में भाग ले सकता है, याद रखिए। 188 में दिया गया था एजी भाग, सॉरी 88 में दिया गया था, आर्टिकल 88 में एजी भाग ले सकता है पार्लियामेंट में। और 77 में दिया गया, 177 में दिया गया है कि एजी मतलब एडवोकेट जनरल भाग ले सकता है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में, ठीक। लेकिन वोट नहीं तो कर सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं होता है। प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, एक दिया गया हाई कोर्ट डज नॉट हैव द ओरिजिनल एंड अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। मतलब इसके पास ये तीनों नहीं होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, ना ही एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है इसके पास। अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बिलोंग्स टू सुप्रीम। आपको पता है कि 143 से ही हम लोग यहाँ से अपना जो प्रेसिडेंट होती है वो ये लेती है, सलाह लेती है सुप्रीम कोर्ट से। हाल ही में जो आपको 13 पॉइंट का था, 13 या 12 का था, वो अपना पूछी थी सवाल सुप्रीम कोर्ट से। वंस इन अपॉर्चुनिटी होता है ये सब जो आपको देखने को मिला है हाल में। हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो एजी, नहीं सीएजी, सॉरी सीएजी होता है ना, पब्लिक पर्स के बारे में, अकाउंट के बारे में बात हो रहा है, तो सीएजी होता है। और ये किसका होता है पब्लिक पर्स, या फिर बोले तो ये होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला। 148 में कहता है कि ये प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कैग को, एंड कैग जो होता है हेड होता है ऑडिट एंड अकाउंट जनरल ऑफ द पब्लिक पर्स। और कैग जो है ये इंडिया एक्ट्स, कैग ऑफ इंडिया एक्ट्स एज गार्जियन ऑफ पीपल्स लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये है। चीफ एडवाइजर, नहीं ऐसा नहीं है। गार्जियन ऑफ ऑल दिस नहीं, तो पढ़ लिया हम। क्या जो होता है ये कस्टोडियन एंड ट्रस्टी ऑफ पब्लिक मनी होता है। तो कितना नाम दिया गया, कस्टोडियन एंड ट्रस्टी ऑफ द पब्लिक मनी, एंड इट इज and duty to care to see that single penny of the consolidated fund of India and states should not be spent without paper authorization of the legislature। पेपर, बिना पेपर ऑथराइजेशन का सिंगल रुपया नहीं खर्चा हो इधर उधर का। आप कुछ भी रुपया निकाल रहे हो तो पेपर ऑथराइजेशन जरूरी है। तो रीजन एसेशन का क्वेश्चन है, इसमें है ड्यूटी ऑफ कैग इज नॉट मर्ली टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर बट नॉट ऑल्सो इन प्रॉपर्टी। बी में दिया गया बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो इसका ऐसा क्वेश्चन का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो देख लेते हैं, सही हो जाता है। द ड्यूटी ऑफ कैग का जो ड्यूटी है, नॉट मर्ली टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट आल्सो इन प्रोस्पेरिटी। सिर्फ एक्सपेंडिचर देखना नहीं है, इसका जो ड्यूटी है प्रोस्पेरिटी को भी ध्यान रखना है। क्यों रखना है? इट हैज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोस्पेरिटी तो वही है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है कि इसको अपहोल्ड करता है, तो प्रोस्पेरिटी सही होगा कुछ इस टाइप में। वरना तो आंसर देख के ही बताया जाता है सब क्वेश्चन।
फिलहाल अभी तक। कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होता है और इंडिपेंडेंट होता है पार्लियामेंट का। और ये एग्जीक्यूटिव कैग रिस्पॉन्सिबल होता है किसके बारे में। कैग देखो 3 शब्द यहाँ दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में ये भाग लेता है क्योंकि आर्टिकल दिया हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ पार्लियामेंट होता है एंड लेजिस्लेचर होता है, और एग्जीक्यूटिव से भी इंडिपेंडेंट होता है। ये 3-4 शब्द है, अच्छे से याद कर लीजिए इसे। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, ऑडिट करता है ये मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट करता है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज एंड authorities which are financed from government fund, audit of receipt of the, ये सारा ऑडिट करता है, पढ़ते चलो। रिसिप्ट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, ऑडिट ऑफ अकाउंट, स्टॉक्स। ऐसे छोटा छोटा शब्द याद रखोगे तो हो जाता है। तो ये तो जानते ही थे, स्टॉक्स ऐसे याद रखिए, ये कंपनी याद रखिए, कॉर्पोरेशन याद रखिए, ये सबको ऑडिट करता है। ये जो पीछे पढ़े थे हम लोग, ठीक। आगे देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन है, इससे हो गया खत्म। 45 क्वेश्चन है, 44 पे हम लोग आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं है कौन सा। पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ public finance study financial activities of the government, it consists of analytical of public expenditure, तभी तो हम फाइनेंस अधिक कर पाएंगे। पब्लिक रेवेन्यू, तभी तो हम कर पाएंगे ये ऑडिट। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं पता। फंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, आंसर है डी, मतलब ये नहीं है, बाकी ये भी है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा है। और ये फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक कैसे फंक्शन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको कितना खर्च कर रहा है या कितना रिसीट हो रहा है, फंक्शन पे जाने वो। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसमें आता है, थोड़ा फिलोसफिकल है क्वेश्चन। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें है रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी नॉट रिलेटेड टू एक्सक्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब ये देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू बिकम इंडिया का ये क्या है, 14वां कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल है। अब तो शायद ये हट गया गिरीश चंद्र मुर्मू, पहले थे ये 14वां। कैग जो है अपेक्स अथॉरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल ऑडिट के लिए। और ये 48 में 148 में इसका दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट दिया गया है इसके ऑफिस का। और ये प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, यही सब दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां था, अभी 15वां है, कोई और है ये। तो ये चैप्टर खत्म होता है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।